नमस्कार, वंदे मातरम। आरजेएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। आरजेएस फैमिली और फेसबुक फ्रेंड्स, हम लोग आरजेएस वाणी में आप जानते हैं कि प्रेरक, सकारात्मक और काम की जो जानकारियाँ होती हैं, उद्देश्यपूर्ण चीज़ों को, तथ्य और सत्य आधारित चीज़ों को आप तक पहुँचाते हैं और इसके अलावा वर्चुअल कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। राम जानकी संस्थान आरजेएस द्वारा शनिवार और रविवार को 2:30 बजे, ये 9 और 10 जनवरी को 2021 में एक बहुत ही अच्छा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कार्यक्रम किया जा रहा है। पार्थ सारथी थपलियाल साहब, जो कि रिनाउंड स्पीकर हैं, थिंकर हैं और वक्ता हैं, लेखक हैं, वो इस सेमिनार को कंडक्ट करेंगे। वो सेमिनार के एक्सपर्ट हैं और मैं बता दूं कि आज आरजेएस वाणी में बातचीत करने के लिए जो वैक्सीन की आजकल चर्चा हो रही है उसके बारे में जानकारी देने के लिए आपका दोस्त उदय मन्ना हाजिर है। जी हाँ, कोविड-19 वैक्सीन के संदर्भ में आपकी बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं और उसे आरजेएस फैमिली से जुड़े निखिलेश मिश्रा जी ने भेजा है ये, और कहते हैं कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी जो 13 महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, सवाल हैं, उसके चित्र भी उन्होंने साझा किया है, वो आप तक हम साझा कर रहे हैं। आप भी इन जानकारियों को गांव-गांव तक पहुंचा सकते हैं। वैसे 25 राज्यों तक आरजेएस फैमिली इन जानकारियों को पहुंचा रही है, फेसबुक फ्रेंड्स तक भी ये जानकारियां पहुंच रही हैं। तो कोरोना वैक्सीन से जो संबंधित महत्वपूर्ण सवाल हैं उसमें से है कि वैक्सीन की कितनी खुराक किस अंतराल पर लेनी होगी। वैक्सीन की कितनी खुराक किस अंतराल पर लेनी होगी। वैक्सीनेशन पूरा करने के लिए 28 दिन के अंदर एक व्यक्ति द्वारा वैक्सीन की 2 खुराक ली जानी चाहिए। जी हाँ, आप पढ़ सकते हैं। दूसरी बात है कि खुराक लेने के बाद एंटीबॉडी कब विकसित होगी। तो जवाब है कि कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक प्राप्त करने के 2 सप्ताह बाद आमतौर पर एंटीबॉडी का सुरक्षात्मक स्तर विकसित होता है। और देखिए, ये हम इसलिए आपको जानकारी दे रहे हैं, आप इसे पढ़ भी सकते हैं, लेकिन जो दृष्टिबाधित लोग हैं उन तक भी ये जानकारी जानी चाहिए। दूसरी बात है कि यदि कोई कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि जैसी बीमारियों की दवाएं ले रहा है, तो क्या वो कोरोना वैक्सीन ले सकता है? हाँ, इनमें से एक या एक से अधिक स्वास्थ्य परिस्थितियों वाले व्यक्तियों को एक उच्च जोखिम वाली श्रेणी माना जाता है। उन्हें कोरोना वैक्सीन कराने की आवश्यकता है। क्या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और फ्रंटलाइन श्रमिकों के परिवार को भी वैक्सीन दिया जाएगा? तो भारत सरकार का कहना है कि प्रारंभिक चरण में सीमित वैक्सीन की आपूर्ति के कारण इसे पहले प्राथमिकता वाले समूहों में लोगों को प्रदान किया जाएगा। बाद के चरणों में वैक्सीन अन्य सभी को उपलब्ध करा दिया जाएगा। दूसरी सवाल और आगे जो सवाल है कि कोरोना वैक्सीन से संबंधित जो चीज़ों पर अफवाह भी कह सकते हैं या संभावित दुष्प्रभावों के बारे में क्या है, आपके मन में सवाल इस तरह के उठते रहते होंगे। तो उसका जवाब है कि सुरक्षा सिद्ध होने पर ही कोरोना वैक्सीन का उपयोग किया जाएगा। जैसा कि अन्य वैक्सीन के साथ होता है, कुछ व्यक्तियों में सामान्य दुष्प्रभाव, हल्का बुखार, दर्द आदि हो सकता है। उससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये भारत सरकार के द्वारा कहा जा रहा है। राज्यों को कोरोना वैक्सीन से संबंधित किसी भी दुष्प्रभाव से निपटने के लिए व्यवस्था करना शुरू करने के लिए कहा गया है और इसके ट्रायल भी हो रहे हैं। क्या कोई निवारक उपाय या और सावधानियां हैं जिसे स्थल पर पालन करने की आवश्यकता होगी? यानी कि जब आप वैक्सीनेशन कराने जाएं तो आपको किस तरह की सावधानियों की ज़रूरत है? कोरोना वैक्सीन लेने के बाद आपको कम से कम आधे घंटे तक वैक्सीनेशन केंद्र में आराम करना चाहिए। जी हाँ, आधे घंटे तक वहीं निगरानी में रहनी चाहिए जो वहाँ के चिकित्सक हैं। यदि आपको बाद में कोई असुविधा या बेचैनी महसूस होती है तो निकटतम स्वास्थ्य अधिकारियों, एनएनएम, आशा वर्कर्स को सूचित करना होगा। कोरोना अनुरूप व्यवहारों का पालन याद रखें, जैसे कि मास्क पहनना, हाथ की सफाई और शारीरिक दूरी को बनाए रखना, यानी कि 6 फीट या 2 गज की दूरी बनाए रखें। वैक्सीनेशन की नियत तारीख के बारे में लाभार्थी को जानकारी कैसे मिलेगी? जी हाँ, ऑनलाइन पंजीकरण के बाद लाभार्थी को वैक्सीनेशन की नियत तिथि, स्थान और समय के बारे में अपने मोबाइल नंबर पर एसएमएस प्राप्त होगा।
एसएसएस प्राप्त होगा, ये लिखा हुआ है। क्या लाभार्थियों को वैक्सीनेशन पूर्ण होने के बाद उनकी स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होगी? हाँ, कोरोना वैक्सीन की उचित खुराक मिलने पर लाभार्थी को अपने मोबाइल नंबर पर एसएमएस प्राप्त होगा और वैक्सीन की सभी खुराक देने के बाद एक क्यूआर कोड आधारित प्रमाण पत्र भी उनके नंबर पर भेजा जाएगा। क्या कोई व्यक्ति बिना पंजीकरण के कोरोना वैक्सीन प्राप्त कर सकता है? नहीं, कोरोना वैक्सीनेशन के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण के बाद ही सत्र स्थल और समय की जानकारी साझा की जाएगी, ये जानकारी दी जा रही है। और पात्र लाभार्थी के पंजीकरण के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं? तो पंजीकरण के समय फोटो के साथ नीचे जो आपको बताया जा रहा है कि जो पहचान पत्र में से कुछ भी दिखाया जा सकता है, जैसे कि आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जॉब कार्ड, पेंशन दस्तावेज, स्वास्थ्य मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड, मनरेगा, सांसदों विधायकों एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक प्रमाण पत्र, बैंक पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी पासबुक, केंद्र राज्य सरकार पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी सेवा आई कार्ड। तो ये चीज़ें आपको बताई गई और आगे बताते हैं कि क्या भारत में इस्तेमाल किया जाने वाला वैक्सीन उतना ही प्रभावी होगा जितना दूसरे देशों में शुरू किया गया है? हाँ, भारत में शुरू की गई कोरोना वैक्सीन उतनी ही प्रभावी होगी जितनी अन्य देशों द्वारा विकसित वैक्सीन परीक्षणों के विभिन्न चरणों में इसकी सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए की जाती है। अगर मैं वैक्सीनेशन के लिए योग्य हूं तो मुझे पता कैसे चलेगा? पात्र लाभार्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से वैक्सीनेशन और उसके निर्धारित समय के बारे में स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा सूचित किया जाएगा। क्या भारत में कोरोना वैक्सीन को +2 से +8 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करने और उन्हें आवश्यक तापमान पर परिवहन करने की क्षमता है? भारत दुनिया के सबसे बड़े प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रमों में से एक चलाता है, जो 2.6 करोड़ से अधिक नवजात शिशुओं और 1 करोड़ से अधिक महिलाओं के वैक्सीनेशन की ज़रूरतों को पूरा करता है। देश की बड़ी और विविध आबादी को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए कार्यक्रम तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। उपलब्ध कई वैक्सीन में से प्रशासन के लिए एक या एक से अधिक वैक्सीन कैसे चुनें? लाइसेंस देने से पहले ड्रग नियामक द्वारा वैक्सीन उम्मीदवारों के नैदानिक परीक्षणों से सुरक्षा और प्रभावकारिता डेटा की जांच की जाती है। इसीलिए सभी लाइसेंस प्राप्त कोरोना वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावकारी होंगे। हालांकि यह सुनिश्चित किया गया है कि पूरी सूची केवल एक प्रकार के वैक्सीन से पूरी होती है, क्योंकि विभिन्न वैक्सीन विनिमय नहीं है। क्या कोरोना से ठीक हुए व्यक्ति को भी वैक्सीन लेना आवश्यक है? पहले से संक्रमित होने के बावजूद वैक्सीन की पूरी खुराक लेना आवश्यक है, क्योंकि ये एक मजबूत प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करने में मदद करेगा। क्या कोरोना पुष्टि या संदिग्ध संक्रमित व्यक्ति को भी वैक्सीन लगाया जा सकता है? संक्रमित व्यक्तियों को लक्षण खत्म होने के 14 दिन बाद तक वैक्सीनेशन स्थगित करना चाहिए, क्योंकि ये वैक्सीनेशन स्थल पर दूसरों में वायरस फैलाने का जोखिम बढ़ा सकते हैं। क्या ये वैक्सीन सुरक्षित होगी, क्योंकि इसे बहुत कम समय में बनाया गया है? सुरक्षा और प्रभाव के डेटा की जांच के आधार पर मंजूरी के बाद ही नियामक निकायों द्वारा वैक्सीन लगाई जाएगी। क्या वैक्सीन लेना अनिवार्य है? कोरोना के लिए वैक्सीनेशन स्वैच्छिक है। हालांकि स्वयं की सुरक्षा और बीमारी के प्रसार को सीमित करने के लिए कोरोना वैक्सीन की पूरी खुराक आवश्यक है। क्या कोरोना की वैक्सीन सभी को एक साथ दी जाएगी? सरकार ने उच्च जोखिम वाले समूहों को प्राथमिकता पर वैक्सीनेशन के लिए चिन्हित किया है, जैसे कि पहले समूह में हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर शामिल हैं, दूसरे समूह में 50 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति तथा वे लोग जो पहले से ही किसी रोग से ग्रसित हैं। इसके बाद वैक्सीन को अन्य सभी जरूरतों को उपलब्ध कराया जाएगा। तो श्रोताओं, इस तरह से आप लोगों तक आरजेएस पॉजिटिव मीडिया और आरजेएस वाणी के द्वारा वो जो जानकारी आपके काम लायक है उसको हम लोग साझा करते रहेंगे, और आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध बनें और सकारात्मक रहें, क्योंकि सकारात्मक आपके सेहत तंत्र को मजबूत करता है। और इसके लिए आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए पार्थसारथी थपलियाल साहब 2 दिन का समय दे रहे हैं
शनिवार और रविवार 9 और 10 जनवरी 2021 में 2:30 बजे से ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में आप शामिल हों और अपनी ज़िंदगी में एक बदलाव की ओर कदम बढ़ाएं। आपका एक कदम आपकी ज़िंदगी में एक नया स्वास्थ्य तंत्र और एक मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति बनेगी, बदलाव होगा आपके और आपके परिवार में। इसी के साथ आरजेएस वाणी में उदय मन्ना को अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।